आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेलवे की मॉक टेस्ट पेपर में। तो देखिए, हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉक पेपर और इसमें अभी तक के ये हमारे 10 मॉक पेपर हो चुके हैं और 10 मॉक पेपर के जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अभी आप लोगों ने अगर जो है टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए और उस पर मैं जो भी क्लासें कराता हूँ उसका पीडीएफ आपको ज़रूर प्रोवाइड कराता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए है सामान्य अध्ययन से और पहला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए आपकी व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो अब बात करें तो देखिए, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। किसके लिए? तो वैदिक काल में धान के लिए जो है आपका व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? धान यानी चावल के लिए। अब यही बात करें, यौ आपका दे रखा है, देखिए जौ, जौ के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो जौ के लिए आपका यौ प्रयोग किया जाता था। क्या प्रयोग किया जाता था? यौ प्रयोग किया जाता था। और आपका यानी देखिए, और आपका देखिए एक होता है उड़द। क्या होता है? उड़द होता है। उड़द, उड़द के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उड़द, उड़द, एक मिनट, उड़द के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है? उड़द के लिए आपका देखिए माड़। क्या होता है? उड़द के लिए आपका माड़ का प्रयोग किया जाता है। और मैं बात करूं तो मूंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, एक मूंग भी पूछा जाता है। मूंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मूंग के लिए आपका मृदुंग। क्या होता है? मृदुंग, यानी इस तरह से आपका कुछ होता है मृदुंग। और इसी के लिए अनाजों के आपके वर्णन किस आपके वेद में मिलते हैं? अनाजों का जो वर्णन आपको मिलता है यजुर्वेद में। किस में? तो आप जानते हैं कि 4 वेद होते हैं आपके, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद और आपका यजुर्वेद, यानी 4 वेद आपके होते हैं। और यजुर्वेद में जो है आपके अनाजों का जो है वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन जो है चावल के लिए जो है आपका व्रीहि शब्द दे रखा है ना, तो वह चावल के लिए आपका प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, दूसरा नंबर यही क्या कह रहा है कि ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित था? तो देखिए, ऑप्शन में कह रहा है कि चोल वंश है और पल्लव वंश है, कदम्ब वंश है, कदम्ब राजवंश है और गंग राजवंश है। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि गंग वंश का राजा कौन था? तो देखिए, गंग वंश का राजा कौन था? तो नरसिंह देव था। कौन था? तो नरसिंह देव जो था वह गंग वंश का राजा था और यह आपका प्रथम था। वह अपने वंश के वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से कोणार्क मंदिर का जो है निर्माण का आदेश दिया था। 1200 इसमें जो कि देखिए, इसमें अगर कार्य की बात करें तो 1200 वास्तुकारों और कारीगरों के एक समूह ने अपनी सृजनात्मक और प्रतिभा और ऊर्जापूर्वक से यह कला 12 वर्षों के अधिक मेहनत से जो है इसका निर्माण कराया था। किसका? तो उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण के लिए। तो देखिए, यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो है यह जो क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार आपका रिपीट हुआ है। तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप ज़रूर रखिए। आगे देखिए, कह रहा है तीसरा नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका 1942 में झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि जयपाल सिंह है और चूनाराम महतो हैं, रामनाथ सोरेन हैं और राम भगत हैं। तो तीसरे का ऑप्शन हम बी करेक्ट कर देंगे कि देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में चूनाराम महतो, कौन? तो चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता से मिलकर 1 अक्टूबर, कब? तो 1 अक्टूबर सन 1942 में, 1 अक्टूबर सन 1942 को जो है तत्कालीन मानभूम जिले के बदवान, बड़ा बाजार और मान बाजार थाना पर अचानक हमला करके पुलिस वाले को जो है उसमें बंधक बना लिया गया था। तो ऑप्शन देखिए आपका, हम चुना राम महतो को यहाँ पे करेक्ट कर देंगे तीसरे नंबर ऑप्शन में। आगे देखिए, चौथा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? यानी नेगेटिव पूछ रहा है तो हमें जो है नेगेटिव आंसर जो है सिलेक्ट करना है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो देखिए, ऑप्शन में है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो चौथे का अगर हम देखिए
अगर हम नर्मदा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे? तो नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। और अब ये देखिए आपका कावेरी दे रखा है और कृष्णा नदी दे रखा है और गोदावरी नदी दे रखा है। यह नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? तो यह नदियाँ जो आपकी तीनों हैं यह बंगाल में जाके गिरती हैं। और गोदावरी नदी जो आपकी है वह कहाँ की नदी है? तो यह दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है गोदावरी नदी। तो हम चौथे का ऑप्शन ए हमारा नर्मदा करेक्ट हो जाएगा। यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह आपका अरब सागर में गिरती है। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन जो है स्थित है। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पूछ रखा है केरल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो अगर 5वें नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन आपके स्थित हैं, तो हम जो है ऑप्शन लगाएंगे विकल्प नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अब यही बात करें तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन आपका स्थित है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की के द्वारा बात करें तो आपका देखिए 2.5 और 11% यानी आपका 25.11% वन पाए जाते हैं यहाँ पर। और राज्य का 1/3 हिस्सा आपका वनछादित है और वन्य जीवन का एक रोचात्मक चित्रकला यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो महाराष्ट्र में आपका देखिए मध्य प्रदेश में आपका 25.11% आपका जो है वनों का आवरण है। अब देखिए आगे 6 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। अब देखिए यहीं पर कह रहा है 6 नंबर कि जो आपका पनामा नहर है वह किन दो सागरों या महासागरों को जो है जोड़ती है। ऑप्शन में देखिए है कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, और सी है कैरेबियाई सागर और प्रशांत सागर, और डी है लाल सागर और आपका भूमध्य सागर। तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो 6 का हम ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे कि देखिए पनामा नहर मानव निर्मित है। कहाँ पर? तो पनामा नहर जो है वह मानव निर्मित नहर है जो मध्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? तो मध्य अमेरिका में यह स्थित है और पनामा देश में यह स्थित है। और यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर को देखिए, इस नहर का निर्माण कब कराया गया था? तो 1914 ईस्वी में। कब? तो 1914 ईस्वी में इस नहर का जो है प्रारंभ हुआ था निर्माण के लिए। तो ऑप्शन हम 6 का बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 7 नंबर कह रहा है कि क्या राज्यपाल के विधानमंडल के क्षेत्र में जो है रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ऑप्शन देखिए कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से, और यहाँ पे यस कर रखा है, यहाँ पे नो, और राष्ट्रपति के आपके पूर्वानुमति से। तो एक बार ऑप्शन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए बिल्कुल नहीं। हम ऑप्शन सी लगा देंगे, बिल्कुल नहीं, कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश आपका जारी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखिए संविधान के अनुच्छेद 213 में, संविधान के आर्टिकल 213 में, आर्टिकल 213 में के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। एक सदनीय विधानमंडल के संदर्भ में जब विधानसभा सत्र में नहीं है, और आपका द्विसदनीय विधानमंडल के संदर्भ में जब विधानसभा और परिषद दोनों सत्र में नहीं है, तो राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किया गया अध्यादेश कभी भी वापिस लिया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः अगर अध्यादेश की बात करें तो यह आपका 6 महीने तक लागू रह सकता है और अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक यह लागू किया जा सकता है। और राज्यपाल केवल उन्हीं मामलों पर अध्यादेश ला सकता है जिन पर वह विधानमंडल कानून बना सकता है। इसका प्रभाव वही होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा पेश किए गए आपका अधिनियम का होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 152 से आपका 162 तक जो है राज्यपाल से यह आपका अनुच्छेद संबंधित है। तो 152 से 162 तक जो है आपका राज्यपाल के जो है अनुच्छेद ये आपके संबंधित रखते हैं।
अब आगे देखिए 8वां नंबर कह रहा कि पेटेंट मानदंड में क्या सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कह रहा प्रकाशित आंकड़े और नवीनता और आविष्कारशील कदम और औद्योगिक उपयोग करने में सक्षम। तो पेटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है, नेगेटिव हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमारा अगर शामिल नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए आपका प्रकाशित आंकड़े। अब पेटेंट मापदंड में प्रकाशित आंकड़े आपके सम्मिलित नहीं हैं। अब ये देखिए कि एक पेटेंट किसी भी विचार या आविष्कार को लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है, क्योंकि यह कुछ जो करने का एक अनूठा और नया तरीका दिखाता है। यह एक आविष्कार को दूसरे और इसके उपयोग से बाहर करने का जो है आमतौर पर सीमित समय के लिए कानून अधिकार देता है। पेटेंट का अर्थ क्या होता है? तो पेटेंट का अर्थ होता है किसी विचार को रक्षा करना, जबकि कारपोरेट किसी विचार के आगे अभिव्यक्ति को रक्षा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का पेटेंट वर्ष 1878 में, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें वर्ष 1878 में जो है थॉमस एल्वा एडिसन को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन देखिए प्रकाशित आंकड़े 8वें का हमारा करेक्ट हो जाएगा। और थॉमस एल्वा एडिसन जो था उसने ही इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया था, जिसे इसकी तहत 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन को इसका श्रेय दिया गया था। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि एक ऊँट एक घोड़े की तुलना में रेगिस्तान में बहुत आसानी से जो है दौड़ सकता है, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो यहीं पर देखिए ऑप्शन कह रहा है कि भार कम होता है और शरीर अधिक भारी होता है, पैर चौड़े होते हैं और पैर छोटे होते हैं। अब देखिए अगर बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, पैर जो है वह चौड़े होते हैं ऊँट के। एक ऊँट घोड़े की तुलना में रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ सकता है, क्योंकि ऊँट के पैर आपके चौड़े होते हैं और ऊँट के पैरों में उनके शरीर का वजन को ज़मीन में एक बड़ी सतह पर कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे ऊँट द्वारा भूमि पर दबाव जो है कम किया जाता है। और अब बात करें तो ऊँट पे देखिए ऊँट के पीठ पर, मान लीजिए ऊँट जो होता है उसके पीठ पर जो है एक कुबड़ होता है, जिससे वह क्या करता है कि वह पानी को जो है एक ही बार में पीकर उसमें कुबड़ में रख लेता है और ज़रूरत अनुसार अपने शरीर में जो है उसे पहुंचाता है। इसकी वजह से जो है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो देखिए हमारा जो है ऊँट जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ऊँट के पैर जो है वह चौड़े होते हैं और बड़े भी होते हैं एक तरह से। जो आपके अगर जो आप देखिए रेतीले भूमि में जब ऊँट चलेगा तो कहीं न कहीं उसके पैर दबेंगे, तो इस वजह से अगर उसके पैर चौड़े होते हैं जिससे रेत जो है वह कम दबाव देती है और उसके पैर आसानी से उस पे जम जाते हैं। और ऊँट यहीं होते हैं। अगर बात करें घोड़े का, तो घोड़े के पैर जो देखिए वो अगर वह जो रेत में पैर रखेगा तो उसके पैर जो है अंदर की तरफ चले जाएँगे। इस वजह से जो है ऊँट आसानी से जो है रेगिस्तान में दौड़ सकता है और आसानी से चल सकता है। अब यहीं देखिए 10वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से जो है द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब कथन सत्य के लिए हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन हमारा इसमें पहला ही करेक्ट हो जाएगा। द्रव की सतह से गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर जो है उठता है। अब बात करें देखिए यह टैंक की आपकी इस तरह से टैंक होता है। अब यह देखिए आपका इस तरह से आपका यह कुछ भरा रहता है और ये आपका जो है यह गति की तरह आपका उठता है। अब द्रव की सतह किसी दिशा में गिरती है और टैंक को पीछे की ओर जो है उठाता है। ऐसा द्रव में कार्य जो है छद्म बल के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन हम ए करेक्ट कर देंगे। और देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि गतिज ऊर्जा का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए यही 11 नंबर मैं दोबारा प्रश्न रिपीट करता हूँ। कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? ऑप्शन में 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना और आपका 27 गुना दे रखा है। अब देखिए मैंने कई बार आपको इसका जो है फार्मूला सॉल्व कराया है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हमारा हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv² होता है। अब यहीं देखिए हमसे 3 गुना कह रहा है, 3 गुना कह रहा है तो ये हो जाएगा 1/2 m और 1 बटे अब देखिए m हो जाएगा और ये आपका 3
बी का स्क्वायर हो जाएगा, 3b का स्क्वायर हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 m गुणे और यहाँ पे 9 भी का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का यहाँ क्यूब हो जाएगा तो आपका 9, 3 का आपको स्क्वायर हो जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपका यहाँ से यहाँ बताता हूँ मैं। तो देखिए 9 गुणे यह हो जाएगा ब्रैकेट में 1/2 MB स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए आपका कितना आ जाएगा, या 2 से 2 आपका हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमारा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा यानी 9 गुना ऑप्शन सी हम जो है करेक्ट कर देंगे, यानी गतिज ऊर्जा जो है हमारी वह 9 गुनी हो जाएगी। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो कह रहा पदार्थ का घनत्व गुणा पानी का घनत्व, या बी कह रहा पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, सी कह रहा पदार्थ का घनत्व प्लस पानी का घनत्व, और डी कह रहा पानी का घनत्व और आपका बटे पदार्थ का घनत्व। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो देखिए ऑप्शन बी हमें दे रखा है क्या, तो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, क्या है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आपेक्षिक घनत्व को छोड़कर हाइड्रोमीटर से इसे मापा जाता है। ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब में, देखिए 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग, यानी विद्युत की रेटिंग 100 वाट का मतलब क्या है। मतलब अब देखिए 4 ऑप्शन तो हमसे कह रहा है कि बल्ब प्रति घंटा 100 किलो जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, या बल्ब प्रति मिनट 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, सी कह रहा बल्ब प्रति घंटे 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, और डी कह रहा कि बल्ब प्रति सेकेंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा आपका व्यय करता है। व्यय यानी आपका खर्चा करता है। अब देखिए ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे कि विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का मतलब बल्ब जो है वह प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा जो है व्यय करता है। ऑप्शन देखिए डी विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए ऑप्शन हम बी करेक्ट कर देंगे आपका कि आपके 6.225 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यह देखिए आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻90 यानी आप क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई और सी हो जाएगा। यहाँ पर क्यू बराबर आपका हो जाएगा एन और ई हो जाएगा। अब देखिए यानी हमें एन का मान निकालना है तो ये आपका हो जाएगा क्यू अपॉन में आपका ई हो जाएगा। अब देखिए एन बराबर हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻ आपका 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम देखिए बी विकल्प करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। ऑप्शन में देखिए कह रहा कि पारस्परिक व्युत्क्रम और दर्पण सूत्र, अपवर्तन का प्रथम नियम और रेखीय आवर्धन। तो 15 का ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई से अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर हमारा होता क्या है, अब आवर्धन बराबर हमारा क्या होता है, तो आवर्धन बराबर हमारा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई, किसकी, तो वस्तु की ऊंचाई, यही होता है आवर्धन का सूत्र। अब देखिए आगे हमारा 16 नंबर है, कह रहा कि कांच के प्रिज्म से हवा में जाने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेंगी। तो देखिए कह रहा है लंब के समान और लंब से दूर और लंब की ओर और लंब से लगभग 90 डिग्री पर। तो 16 नंबर है, 16 का ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे कि कांच के प्रिज्म से हवा में जाने वाली प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर झुकेंगी जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से यानी कांच में और विरल माध्यम यानी वायु, यानी सघन माध्यम क्या है, तो सघन माध्यम आपका कांच है
और विरल माध्यम आपका वायु में जाती हैं। तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं और विरल माध्यम से सघन में जाती हैं, तो अभिलंब की ओर जो है ये आपके जो है झुक जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे, यह लंब से दूर है। आगे देखिए 17 नंबर कह रहा दूध दूध के चूर्ण में आपका परिवर्तित होता है। तो कह रहा कि वेटलिंग, जल निष्कासन, कैनिंग और निर्वात शुष्कन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये देखिए जब दूध जल निष्कासन द्वारा दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है तो सूखा दूध या दूध चूर्ण दूध से पानी को निकालने के लिए ऊष्मा द्वारा प्राप्त किया गया उत्पाद होता है, जिसमें पहले से जो है आपकी नमी होती है। अब बोल्डरिंग क्या है, अब देखिए ऑप्शन में बोल्डरिंग भी दे रखा है। बोल्डरिंग यह किसी भी उत्पाद जैसे आपका मिनरल वाटर हो गया, बियर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, यह आदि को बोतलों में भरना और उनको बंद करने की प्रक्रिया है। और कैनिन देखिए, कैनिन सुन लीजिए, कैनिन क्या है। तो कैनिन खाद्य पदार्थों को जार या डिब्बे में रखने और एक निर्दिष्ट तापमान पर ठीक गर्म करने की प्रक्रिया है। यह कई अलग अलग खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने का एक नया तरीका है। अब निर्वात शुष्कन क्या है, इसे भी देखिए। निर्वात शुष्कन एक ऐसे सुखाने की तकनीकी है जो वस्तु को सूखने के लिए निर्वात का प्रयोग करके खाद्य सामग्री से नमी को हटाती है। तो चारों विकल्प हमारे क्लियर हो गए। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें एक। अब देखिए 18 नंबर कह रहा धुलाई के सोडे का रासायनिक आपका सूत्र क्या है। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका आपका रासायनिक नाम होता है धावन सोडा। क्या होता है, इसका रासायनिक नाम हमारा होता है धावन सोडा। धावन और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम का क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और इसकी रासायनिक संरचना किस तरह से बनती है, तो इसकी रासायनिक संरचना भी देख लीजिए। सी पे आपका डबल बॉन्ड और देखिए यहाँ पे सी जो आपका ओ पे इधर आपका माइनस हो जाएगा और इधर भी ओ पे आपका माइनस हो जाएगा। इधर आपका सोडियम पे आपका प्लस प्लस होगा, सोडियम पे आपका प्लस का निशान होगा। आगे देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि खाने में कौन सा नमक का प्रयोग किया जाता है। तो खाने में कौन सा नमक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। और इसका प्रयोग किया जाता है, इसका जो है भोजन में जो है प्रयोग किया जाता है। और यह समुद्र के पानी को वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। आगे देखिए 20 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन में है चांदी, सोना, पारा और प्लास्टिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का जो है कुचालक है, तो ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देंगे, प्लास्टिक हो जाएगा। अब वह देखिए प्लास्टिक क्या है, तो वह पदार्थ है उनके माध्यम से धार का जो धारा है उसको प्रवाह की अनुमति नहीं देता है। क्या है, देखिए कुचालक वह होता है जो है विद्युत धारा को जो प्रवाह को जो है अनुमति नहीं देता है और उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। और इसके भीतर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से जो है नहीं आपके चलते हैं और विद्युत क्षेत्र एक विद्युत रोधी में मौजूद नहीं होता है। विद्युत रोधी का उदाहरण जैसे आपका लकड़ी की हो गया, कांच का आइटम हो गया, प्लास्टिक हो गया और आधातु हो गई। इनके अंदर आपका देखिए, इनके अंदर आपकी बिजली जो है प्रवाहित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यहीं आप बात करें चांदी की बात करें और देखिए सोना की बात करें, पारा की बात करें, यह सभी विद्युत के क्या हैं, तो सुचालक हैं। इनके अंदर विद्युत आपकी दौड़ सकती है। 21 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है सर्वाधिक है। तो देखिए यहीं पर कह रहा है कि आयोडीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आपकी फ्लोरीन की। तो देखिए इसकी भी अगर बात करें विकल्प, इसमें हमारा 21 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। यह रंग में आपका पीला होता है और इसकी क्षमता 1 होती है और सबसे अधिक ये आपका क्रियाशील तत्व है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता आपकी कितनी होगी। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, तो देखिए आपका जैसे आपका N है, इसके 2 इधर होगी, 2 ऊपर होगी और 2 इस साइड होगी और 2 आपके नीचे होंगी। यानी आपका देखिए NH3 और आपका H इसके ऊपर होगा। और तत्वों के परस्पर संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहलाता है। नाइट्रोजन अपना अष्टक
पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर सकता है। यानी आपका देखिए NH और आपका कितना हो जाएगा NH3 और आपका देखिए यहाँ पे आपका इस पे आपका N होगा और यहाँ पे आपका N और H हो जाएगा, यानी 2 5 और 1 और संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, संयोजकता इसकी 3 हो जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप और विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में है यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और ईंधन तेल। तो 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप और विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यूरेनियम हो जाएगा। अब प्राकृतिक गैस, ईंधन तेल तथा कोयले का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूरेनियम का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। रिएक्टर में विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन को किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। कह रहा जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी बनाता है। अब 25 नंबर कह रहा उन जीवों के नाम का चयन करें जिनके पास आपका परिभाषित केंद्रक और या अंगक नहीं है। तो मोनेरा है और आपका प्रोस्टिस्टा है, कवक है और क्या है एनीमेलिया है। तो उन जीवों को आपको चयन करना है जिनके पास परिभाषित केंद्रक या अंगक नहीं है। तो ये हो जाएंगे जीव आपके मोनेरा हो जाएगा। मोनेरा एक ऐसा जीव है जिसके पास परिभाषित केंद्रित नहीं है। मोनेरा जगत में सभी आपके प्रियोटिक जीवों की सम्मिलित किया गया है। इसे जगत के जीव सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगत के जीव प्राचीनतम है। और अगर इनके उदाहरण की बात करें जैसे आपका जीवाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, आर्कोबैक्टीरिया हो गया और नीले हरित शैवाल इत्यादि जो हैं आपके आते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा कि कार्क एक पदार्थ है जो पेड़ की डैश डैश से आता है। तो कार्क क्या है, कार्क कहाँ से आता है, तना से आता है, डाली से, छाल से और मूल से। तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, छाल से आता है। देखिए कार्क एक ऐसा पदार्थ है जो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। कार्क एक पेड़ की छाल कार्बस रबर या कार्क ओक से बनाया जाता है। यह पेड़ बहुत मोटे हो सकते हैं तथा इनमें मोटी ऊबड़ खाबड़ छालें होती हैं। कार्क कोशिकाएं कुछ हद तक पौधों की बाहरी चोट से जो है बचाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों के प्रति यह अधिक प्रतिरोधक बनाता है। कह रहा मानव का मुख्य उत्सर्जित उत्पाद क्या है। तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। तो 27 का ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे, यूरिया। क्या हो जाएगा, मानव का उत्सर्जित आपका उत्पाद जो हो जाएगा वह यूरिया हो जाएगा। और यूरिक एसिड का भी उत्सर्जन पर यह मुख्य उत्सर्जन यूरिया का ही होता है। 28 नंबर देखिए कह रहा स्थानियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होता है। कह रहा आपका रिलैक्सिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एजेस्ट्रॉन है और आपका गनेडोट्रोपिन है। तो कह रहा कि स्तनियों में जो है मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हैं जो हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। तो यह 28 के ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे, आपका एस्ट्रोजन हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो होता है वह प्रथम महिला क्या है, एस्ट्रोजन जो है वह प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन्स है। यह महिला सहायक द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि स्तनों का विकास को बढ़ावा देना, एंडोमेट्रियम का मोटा करना और मासिक धर्म चक्र को आपका जो आपका नियमित करने के और अन्य पहलुओं में यह आपका सम्मिलित है। क्या है, एस्ट्रोजन। विकल्प हम सी करेक्ट कर देंगे। आगे 29 नंबर देखिए कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। तो बान की मून, ट्रिगवी ली, शशि थरूर और दू थांट। तो 29 का ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव
नॉर्वे ट्रिंगविलू चुने गए हैं। महासभा सुरक्षा परिषद के अनुशासन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति हुई और यह आपका नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई थी। कह रहा कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कह रहा कोलकाता, लखनऊ, पुणे और बेंगलुरु। तो 30 का ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे, कोलकाता में। आगे चलते हैं हम रीजनिंग की तरफ, फिर हम जो है मैथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए आपसे रीजनिंग के प्रश्न हैं और यहीं देखिए एस का संबंध आपके 40 से दे रखा है, तो डब्लू का संबंध पूछ रहा है। अब यहीं बात करें, अब देखिए आपको ए से लेकर जेड तक आपको प्लेस वैल्यू याद कर लेना है। अब देखिए यहीं पर अगर आप देखिए एस की प्लेस वैल्यू की बात करें तो एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है। अगर हम 19 में 1 जोड़ दें, 19 में 1 ऐड कर दें तो देखिए हमें 20 प्राप्त हो जाएगा। अब फिर हम 20 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो अब देखिए हमें 40 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ देखिए ऑप्शन में दे रखा है। उसी तरह अब देखिए डब्लू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? डब्लू की देखिए 1 मिनट, डब्लू की प्लेस वैल्यू हमारी 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। अब 23 में हम उसी की तरह ऊपर की तरह ही हम इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। और 24 को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर डी में है। आगे देखिए कह रहा प्रश्नवाचक को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म को लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो देखिए अब यहीं पर 6 का 62 का संबंध 12 से दे रखा है, तो 74 का संबंध पूछ रहा है। अब देखिए अगर यहीं बात करें तो अब देखिए आपका 6 और 2 है, इन्हें हम तोड़ देते हैं। 6 और 62 दे रखा है ना, इन्हें हम तोड़ देते हैं तो हमें 12 मिल जाएगा। अब इसी तरह का आपका 74 दे रखा है, इन्हें हम 7 और 4 में तोड़ दें तो 7 चौको हमें 28 मिल जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम कई बार जो है भारी मिस्टेक कर देते हैं। आगे देखिए कह रहा दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला को संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो बायां दे रखा है और आपका दायां दे रखा है। कह रहा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है? देखिए जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है, तो ऐसे देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका ये हो जाएगा, आपका परसेंटेज 25 दे रखा है और एंड 1 मिनट और देखिए एंड आपका क्या दे रखा है? एंड 25 दे रखा है। एंड 25 यहाँ भी दे रखा है और क्या दे रखा है आपका? एक आपको यहाँ कहाँ मिलेगा? एक यहाँ देखिए ये वाला, इस तरह से आपका कुछ बना रखा है प्रतीक, एक ये मिलेगा। तो प्रतीक संख्या संख्या, तो अगर बात करें ऐसे कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा निम्नलिखित क्रम में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके बाएं में और विषम और पहले विषम संख्याएं हैं कि केवल बाएं से दाएं गिनने पर विचार करें। तो ध्यान से देखिए, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। कह रहा निम्नलिखित क्रम में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके बाएं में और पहले विषम संख्याएं हैं, यानी बाएं में पहले विषम संख्याएं हैं, केवल बाएं से दाएं गिनने पर विचार करना है आपको। तो एक देखिए आपका 9 4 3 हो जाएगा, एक आपका 9 4 3 हो गया और दूसरा आपका देखिए 7 8 3 हो गया। उसके बाद आपका 3 2 आपका 3 2 3 हो गया। उसके बाद आपका 3 तो हमें यहाँ से मिल गया। अब उसके बाद देखिए 3 2 7 आपको यहाँ से मिल गया। उसके बाद आपका फिर कहाँ से मिलेगा? तो 3 2 3 एक देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से मिल गया। तो अब कितने हो गए? अगर काउंट करते हैं, एक यहाँ से हो गया, 3 यहाँ से हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गए। तो अगर नहीं समझ आया तो मैं संख्याएं लिख देता हूँ, संख्याएं मैं लिख देता हूँ। एक देखिए कौन सा मिल गया? 9 4 3 मिल गया, 9 4 3 मिल गया। उसके बाद कौन मिला? 7 8 3 मिल गया। और उसके बाद क्या मिल गया? 3 2 3 मिल गया। उसके बाद हमें क्या मिला? उसके बाद 3 6 7 मिल गया। उसके बाद फिर सुनिए 3 2 7 मिल गया। उसके बाद हमें 3
2 और कितना 3 मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 6 मिल गया। 6 आप विकल्प नंबर डी में है। अब 56 नंबर देखिए, कह रहा है दी गई श्रृंखला में श्रेणी में अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। अगली संख्या ज्ञात करना है। अगली संख्या के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 73 और 170 दे रखा है। इनका डिफरेंट पहले देखिए, इनका डिफरेंट आपको मिलेगा 97। 97 का डिफरेंट मिलेगा। अब 170 से 290 तक का हमें डिफरेंट कितने का मिलेगा, 120 का मिलेगा। अब देखिए आपका 290 से 433 तक का देखते हैं हमें डिफरेंट, तो 143 का डिफरेंट है। अब यहीं देखिए 433 से 599 का देखेंगे तो 166 का। अब देखिए आपका सीरीज़ के ऊपर सीरीज़ चल रहा है, तो अब देखिए अब नीचे वाले का देखिए 97 और 120 का, तो देखिए आपको केवल आपका 23 का डिफरेंट यहाँ मिल रहा है। अब 120 से 143 का संबंध देखेंगे तो यहाँ भी +23 का डिफरेंट मिल रहा है। अब यहाँ 143 से 166 का डिफरेंट देखेंगे तो प्लस का 23 हमें मिल रहा है। अब 166, अब देखिए आपका 599, देखिए 599 दे रखा है ना। 599 में हम देखिए क्या जोड़ेंगे, 166 में देखिए 166 में अगर हम 23 जोड़ देते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा, 6 3 9 हो गया और 6 2 8 हो गया, 189 हो गया। अब देखिए 189 यहाँ पे कितने का ऐड करना पड़ेगा, 189 का गैप आएगा, तो 728 हमें जो है प्रश्नवाचक के मार्क पे हमें मिल जाएगा 788। अब 788 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर पहले में ही है। कह रहा दी गई श्रृंखला में जो है आपको प्रश्नवाचक दी गई श्रृंखला में आपको प्रश्नवाचक की चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से देखिए प्रश्नवाचक दे रखा है। तो देखिए अगर बात करें क्या लिखा जाएगा, तो जी का प्लेस वैल्यू हमारा 7 ही होता है। जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। एल का हमारा देखिए 12 होता है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा सही से लिखूँ, तो जी का प्लेस वैल्यू हमारी 7 होता है। एल का प्लेस वैल्यू हमारी 12 होता है। अब देखिए सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है। अब वाई आपका दे रखा, वाई की प्लेस वैल्यू हमारी 25 होती है। अब 10 किसका होता है, तो जे की प्लेस वैल्यू हमारी 10 होती है। जे देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए कह रहा एक निश्चित कुट भाषा में क्लासेस को इतना लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, क्लासेस को इतना लिखा जाता है, फॉरगेट को इतना लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में आपको आपको इतने को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए आपका कुछ हुआ नहीं है। क्या हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्लासेस दे रखा है ना, इसको इतना कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है क्लासेस को। तो देखिए अगर बात करें तो आपका सी दे रखा है यहाँ पे। क्या दे रखा है, सी दे रखा है। अब सी देखिए, सी का प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। एफ की प्लेस वैल्यू हमारी 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। एल दे रखा है, एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होती है। अब 12 में देखिए, 12 में देखिए अब 12 होता है। अब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अब 3 में ऐड कर देंगे आपका ओ मिल जाएगा। ओ हमारा प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। अब यहीं देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। अब एक ही होती है। अब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। क्या हो जा रहा है, तो विकल्प देखिए हमें +3 करना पड़ रहा है, बस कुछ नहीं पैटर्न हमें देखिए ध्यान से देखिएगा। अब विकल्प देखिए हम कौन सा जो है सही करेंगे, विकल्प नंबर बी। किसका पूछ रहा है आपको, आपको क्यू विकल्प का पूछ रहा है। तो देखिए सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है। अब इसमें अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो हमें जो है 6 मिलता है, जो कि 6 पे आपका एफ होता है। तो एफ देखिए आपको यहाँ लास्ट में दे रखा है, लेकिन हम एक और जो है तो एक और ऐड करके देखते हैं। तो देखिए यू हमारी यू की प्लेस वैल्यू हमारी 21 होती है। अब 21 में 3 जोड़ेंगे तो देखिए 24 मिल जाएगा। 24 में हमारा एक्स होता है और विकल्प हमारा इसी तरह से हमें विकल्प बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, या आप चेक करके इन्हें देख भी सकते हैं। विकल्प बी को हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए कह रहा 4 समूहों में दी गई 4 समूह आपको दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संगत हैं, जबकि कोई एक असंगत है। उसी असंगत अक्षर का जो है आपको चयन करना है। 59 नंबर है।
तो देखिए आप बात करें तो अगर हम देखिए एन आपका दे रखा है ना, देखिए यहाँ पे एन और क्या दे रखा है, आर है और वी है, जेड है और डी है। तो अब देखिए आपका एन 14 पे आर 18 पे, इनकी देखिए चार यहाँ पे हो गया, आर 18 पे, भी 22 पे, 4 हो गया। फिर आपका देखिए 4 हो गया और इसका 4 हो गया, 4 का गैप इसमें मिल रहा है। अब विकल्प बी देखते हैं। अब जी आपका 7 पे, जी 7 पे, के 11 पे, 7 3 10, यानी यहाँ पे देखिए आपको 4 का आपका पैटर्न चल रहा है। किसका, इसमें आपको क्या चल रहा है, मैं एक बार जो है पैटर्न सीधा सीधा दिखा दूँ तो देखिए +4 इसमें सभी ऐड हो रहे हैं, इसमें सभी आपका +4 ऐड हो रहा है। अब नीचे विकल्प देखिए आपका +4 +4 और +4 और लास्ट में इसमें आपका +5 जो है आपका हो रहा है। अब इसमें भी अगर देखिए विकल्प नंबर सी में भी देखेंगे तो इसमें भी आपका +4 हो रहा है और विकल्प डी में देखेंगे इसमें भी आपका +4 हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वह असंगत अक्षर है। अब 60 नंबर कह रहा कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक लड़की की ओर, मान लीजिए यह आपकी वह महिला है, यह कौन है, तो वह महिला है। अब यह इशारा कर रही किसकी ओर, वो महिला इशारा कर रही है लड़की की ओर, यह मान लीजिए लड़की हो जाएगी। महिला जो है लड़की की ओर इशारा कर रही है, क्या कह रही है कि वह मेरी माँ के पति, यानी इसकी माँ के, देखिए इसकी माँ के पति, इसकी माँ के पति के दूसरे बेटे की, यानी इसके माँ के पति के दूसरे बेटे की, दूसरे बेटा की क्या है, पत्नी के, क्या है, तो पत्नी, इसकी पत्नी के क्या है, तो पत्नी की बेटी है, यानी यह लड़की इसकी पत्नी की बेटी है। तो उस लड़की का उस महिला से क्या संबंध है, तो अफसोस की बात है वह लड़की महिला की भतीजी लगेगी। ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहीं पर क्या कह रहा है आपसे, दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूं ताकि आपको दिखे। कह रहा एक आदमी, देखिए अगर क्वेश्चन आपको छोटा नज़र आ रहा है तो आप जो है मोबाइल को रोटेट स्क्रीन पर करिए, आपको सही दिखेगा। एक आदमी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, चलिए इस व्यक्ति को चला देते हैं 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो एक आदमी जो है पूर्व की ओर जो है 5 किलोमीटर चलता है, देखिए यहाँ पे पूर्व की ओर वह 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर 5 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर देखिए फिर वह दाएं मुड़ता है और दो, अब दायां 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 उसका जो है नीचे की साइड होगा, यहाँ वह मुड़ता है और 2 किलोमीटर यहाँ वह चल रहा है। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और इसके बराबर में यानी 5 किलोमीटर यहाँ पे आ जाता है। अब फिर कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वो दाएं मुड़ेगा यानी ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर वह 2 किलोमीटर चलता है, यानी अपने स्थान पर वह पुनः आ गया, अपने स्थान पर वह जो है वह पुनः आ गया। अब देखिए अपने स्थान पर पुनः आ गया, फिर वह 4 कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ गया, यहाँ से वह बाएं मुड़ गया, अब बाएं मुड़ने के बाद यहाँ पे 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर वह जो है 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ पे मान लें यहाँ पहुँच गया। फिर कह रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अब बाएं मुड़ गया यहाँ पर, तो वह 4 किलोमीटर चला, यहाँ 4 किलोमीटर, अब 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब ये दाएं मुड़ गया यानी सीधे नीचे की ओर आ गया वह, तो 6 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, अब वह उसकी देखिए यहाँ पर वह उसकी शुरुआती बिंदु है। अब देखिए यहाँ पे 6 तो आपका यहाँ हो गया और 5 यहाँ आपका 5 यहाँ हो गया, 6 5 कितने हो गया है, 6 5 आपके 11 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन ए हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 62 नंबर है ना,
कथन देखिए, कथन दे रखा है। कथन कह रहा है सभी चूड़ियाँ सिक्के हैं। क्या कह रहा है कि सभी चूड़ियाँ जो हैं वह सिक्के हैं। सभी चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ जो हैं, सभी चूड़ियाँ क्या हैं, तो सभी चूड़ियाँ जो हैं वह सिक्के हैं। ये सिक्के हो गए, सभी चूड़ियाँ सिक्के हो गई और सभी सिक्के पायल हो गए। सभी सिक्के क्या हो गए, तो पायल हो गए। और सभी पायल लॉकेट हैं। सभी पायल क्या हैं, तो लॉकेट हैं, लॉकेट हो गए। अब देखिए, अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी लॉकेट चूड़ियाँ हैं। तो सभी लॉकेट जो है, लॉकेट देखिए यहाँ पर है और सभी लॉकेट आपकी चूड़ियाँ हैं। अब बाहर से अंदर की तरफ जाने पर आपका कुछ का जो है फार्मूला आपका सही होता है, कुछ का फार्मूला आपका सही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि सभी लॉकेट आपकी चूड़ियाँ हैं। सभी लॉकेट आपकी चूड़ियाँ नहीं है, बल्कि सभी चूड़ियाँ आपकी लॉकेट हैं। अब कुछ निष्कर्ष आपका पहला तो गलत हो गया। अब दूसरा कह रहा है कुछ आपके लॉकेट सिक्के हैं। कुछ लॉकेट आकर यानी कुछ कहेगा, यानी बाहर से अंदर की तरफ कुछ कहेगा, तो वह आपका जो है सत्य कहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 214 कर्मचारी वाले एक संगठन में 120 ने क्ले मॉडलिंग में भाग लिया और 130 पोस्टर मेकिंग में 130 पोस्टर मेकिंग में भाग लिया और 36 कर्मचारियों ने क्ले मॉडलिंग और पोस्टर मेकिंग दोनों में भाग लिया। यदि प्रत्येक कर्मचारी ने 2 गतिविधियों में से एक को कम भाग लिया है, तो कितने कर्मचारियों ने केवल पोस्टर मार्किंग में भाग लिया है। तो 62 नंबर प्रश्न है। अब देखिए यहीं पर 63 है ना। अब क्ले मॉडलिंग में भाग लेने वाले कितने हैं। क्ले मॉडलिंग में, क्ले मॉडलिंग में भाग लेने वाले कितने हैं, तो 120 हैं। कितने, 120 हैं। अब पोस्टर पोस्टर मेकिंग में, किसमें, पोस्टर मेकिंग में कितने हैं, तो पोस्टर मेकिंग में कितने हैं, तो यह 130 हैं। यहाँ देखिए 130 हैं। और कौन बचा, और दोनों में भाग लेने वाले कौन, तो ध्यान से देखिए, दोनों में भाग लेने वाले, दोनों में भाग लेने वाले कितने हैं, तो आपको देखिए 36 हैं। आगे देखिए केवल क्ले मॉडलिंग में भाग लेने वाले कितने हैं, तो क्ले मॉडलिंग में अगर केवल निकालें तो 120 माइनस का आपका 36 कर देंगे, तो कितने आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब केवल पोस्टर मेकिंग में भाग लेने वाला है कौन है, तो देखिए 130 में से हम क्या करेंगे, अब इसी आपको 36 जो है अब घटा देंगे, तो आपको कितना जाएगा, 94 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि आपको पैटर्न दे रखा है और इसी पैटर्न को जो आपको जो है फॉलो करके और खाली स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। अब यही देखिए आपका 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब आपका देखिए 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है 5 का क्यूब। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। अब प्रश्नवाचक के मार्ग पर आपका क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक के मार्ग पर आपका देखिए 128, 128 यहाँ पर ही है और 7 है आपका, यह क्या है, तो मैं दोबारा सही से लिखूँ, अब शायद आपको दिखे ना, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कर देंगे 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब देखिए अब 7 यहाँ दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे तो आपका 7 यानी आपका 2 बार में यह कट जाएगा। तो अब देखिए कौन सा हो जाएगा पैटर्न, तो पैटर्न हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या प्रश्नवाचक को जो है प्रस्थापित करेगी। अब यहाँ आपका कौन सा आएगा, एम देखिए यहाँ पर आया, फिर आपका देखिए यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से आपका सीधा हो गया, फिर आपका कहाँ जाएगा, तो यह आपका देखिए इस तरह से रहेगा, इस तरह से, यह आपका इस तरह से जाएगा। अब यह ऑप्शन कहाँ देखने को मिला है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर डी में। आगे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि
दर्पण पर mn पर आकर रखा गया है। दी गई आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब आपको चयन करना है। अब ये आपका दर्पण पे रखा गया, ये आपका कैसा दिखेगा, अब यह डिसाइड आपको करना है। तो यह कैसा दिखेगा, तो देखिए अगर बात करें विकल्प नंबर डी की, अब देखिए सी आपका यहाँ पर दे रखा है। अब सी आपका कुछ अगर बनेगा तो सी आपका जो है इस पैटर्न में दिखेगा। मैं थोड़ा सही से बनाऊँ, सी आपका इस पैटर्न में दिखेगा। और बात करें तो आपका ये वाला भी आपका ये जो आपको दे रखा है यह इस तरह से दिखेगा। और ई जो आपका है, ई आपका इस तरह से दिखेगा। और एल आपका जो है इस तरह से दिखेगा। अब यह आकृति आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। विकल्प नंबर हम डी को जो है करेक्ट कर देंगे। कह रहा कि चार आकृतियों में दी गई आकृति जिनमें से तीन किसी न किसी एक प्रकार से असमान है, एक समान है और चौथी आपकी जो है असंगत है। असंगत को आपको ही चयन करना है। तो अब देखिए विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी जो है हमारा जो है क्या है, तो देखिए विकल्प नंबर डी को छोड़कर बाकी सभी दो भिन्न प्रकार की आकृतियों के साथ समान है, जबकि विकल्प नंबर डी केवल तीन भिन्न आकृतियों के साथ आपका समान है। यानी नीचे दिए गए चार आकृतियों में से तीन किसी न किसी एक रूप से समान है और एक उनसे असंगत, उसी असंगत को आपको चयन करना है। अब असंगत इसमें कौन सा है, तो असंगत देखिए ऑप्शन नंबर बी को, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी हम चेक करें। ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। अब कौन इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी छोड़कर बाकी सभी में आपके 90 डिग्री बाएं घुमाया जा रहा है। कहाँ पर 90 डिग्री बाएं घुमाया जा रहा है और दूसरी आकृति जो है बन जा रही है। कह रहा दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक के वाक्य में जो आपका निहित। अब यह आकृति देखिए किस में मिलेगी, यह आकृति जो सन्निहित है विकल्प नंबर बी में। किस में, विकल्प नंबर बी में। कह रहा नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, रेक्टेंगल आपके कितने हैं इसमें। 70 नंबर की बात करें तो देखिए विकल्प नंबर डी को हम करेक्ट कर देंगे। आपके कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। इस तरह से निकालने के लिए आपको जैसे देखिए 3 यहाँ पर हो गया, 2 आपका यहाँ पर हो गया, फिर आपका देखिए इस तरह से आपका अगर कॉन्वर्ट से यहाँ से निकालेंगे कोने से तो यहाँ पे आपका 3 आएगा। इस तरह से आकृति में आपके 3 ही बनते हैं। कारण निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो पंचवार्षिक, शतक और साल और आपका सशस्त्र बध और दशक दे रखा है। तो 71 आपका 71 है ना, 71 का ऑप्शन सी को हम करेक्ट कर देंगे। आपका 3 1 5 2 4। कह रहा देखिए आपका, कह रहा है यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि अच्छी किताबें मदद करती हैं। तो ऑप्शन देखिए कह रहा है कि यह एक अच्छी किताब नहीं है, यह एक अच्छी किताब है, कोई अच्छी किताब मदद नहीं करती। और सी चौथा कह रहा है कुछ अच्छी किताबें मदद करती हैं। और ये कह रहा है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन देखिए, मैं एक बार 72 है ना, 72 में क्या हो जाएगा, 72 का ऑप्शन नंबर बी हम कर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं क्या है, तो केवल आपका 2 अनुसरण कर रहा है, केवल आपका 2 अनुसरण कर रहा है, यह एक अच्छी किताब है। आगे देखिए कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 8 बजे को समय दिखाई देती है और एक घड़ी देखिए, एक घड़ी 8 बजे का समय दिखाती है और घंटे की सुई कितने अंश घूम सकेगी जब घड़ी की दीवार 2 बजे का समय दिखाती है। तो अब देखिए विकल्प नंबर डी है 180 डिग्री हो जाएगा कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 6 घंटे होते हैं। अब 12 घंटे में घंटों की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री का होता है। एक घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 30 होगा। एक घंटे जब अगर जो बनाएगी तो 30 डिग्री बनाएगी और इसलिए 6 घंटे में आपका जो है हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो आपका 180 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 74 नंबर, 74 है ना, थोड़ा सा भी छोटा कर दूँ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है जो सी से उसी प्रकार संबंधित जैसे चित्र बी में है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ आकृति तो आपकी छप रखी है। अब देखिए
ऑप्शन नंबर अगर इस आकृति से हम बनाएं तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आकृति बन जाएगी। अब लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा है कि एबीसीडी में कौन सी आकृतियाँ जो है आकृति अवयव को पूरा करती है। तो देखिए अब विकल्प मैं पूरा दिखा दूं, तो हमारा जो है उत्तर हो जाएगा वह विकल्प नंबर देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है आपका वह जो दोनों तरह से आकृतियों में समान नहीं है। तो अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं मैथ की तरफ। अब देखिए यहाँ से मैथ स्टार्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के वैकल्पिक अंकों का योग अगर अंतर 11 से विभाज्य है तो संख्या पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब गणना अगर करेंगे तो विकल्प नंबर सी चेक कीजिएगा कि यह आपकी पूर्णतः 11 से विभाज्य हो जाएगी। कह रहा एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, तो उसी संख्या का वर्ग को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो अब देखिए क्या दे रहा 32 नंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाग आपका भाजक गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 18 गुणे क्यू और प्लस का 3। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ जब वर्ग कर देंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 18 क्यूब क्यू प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका 18 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 324 और ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर और प्लस का आपका क्या हो जाएगा 9 और प्लस 2 गुणे 18 क्यू और गुणे आपका 3 हो जाएगा। अब फिर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 324 क्यू स्क्वायर और प्लस आपका 100 कितना हो जाएगा 108 क्यू हो जाएगा, 108 क्यू हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 18 क्यू स्क्वायर और प्लस का 6 क्यूब और प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर को 18 से भाग करने पर शेषफल आपका 9 होगा। विकल्प बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। कह रहा कि क्या कह रहा देखिए एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर है और आपका 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है और टाइल की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए आप ऐसे के लिए आपका 13 और आपका 13 और 75 का जो है आपका क्या लिख देते हैं, तो मैसा पर ले लेंगे। पहले देखिए क्या करेंगे, पहले 130 हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसे पहले हम किससे काटते हैं, 5 से काट के देखते हैं। तो 5 दूना 10 और 6 दूना 18 आपका हो जाएगा और आपका 15 25 75 हो जाएगा। यानी आपको कितना 5 से आपको डिवाइड हो रहा है। तो हमारा मैसा पे यानी टाइल्स की लंबाई क्या हो जाएगी, टाइल्स की लंबाई के लिए 5/10 यानी 0.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे। अब यही देखिए कह रहा कि अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये 34 नंबर, ये देखिए होमवर्क आपके लिए रहेगा और ये इसका कमेंट आपको जो है करके बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। अब 35 नंबर से देखिए कह रहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय भोज में उपस्थित लोगों में से 1/5 लोग फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय भोज में अगर उपस्थित लोग हो रहे हैं उसमें 1/5 लोग फ्रेंच पुरुष थे। यदि भोज में फ्रेंच महिलाएं की संख्या फ्रेंच पुरुषों की संख्या से 2/3 ज़्यादा थी तो भोज में और कोई भी फ्रेंच नागरिक उपस्थित नहीं था, तो भोज में गैर फ्रेंच लोगों की हिस्सा कितना था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय भोज में आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय भोज में 2/3 गुणे 1 आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस का 1/5 हो जाएगा। ये मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय भोज है। अब यहाँ बात करें फ्रेंच की, देखिए फ्रेंच की बात करें ये आपका हो जाएगा 1/5,
यहाँ कह रहा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय भोज में उपस्थित लोग 1/5 लोग आपके फ्रेंच पुरुष थे। एक अब शहर अब देखिए शेष अगर गैर निकालेंगे, शेष गैर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/5 देखिए 1/5 प्लस कर देंगे और 5 बटे क्या कर देंगे आपका 15 कर देंगे। अब फिर इसे खोलेंगे तो देखिए इसे खोलेंगे तो आपका हो जाएगा 1/-3 प्लस का 5 और बटे क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब यह कितने हो जाएगा 1 - 8 बटे आपका 15 आ जाएगा। अब शेष गैर फ्रांसीसी लोग कितने हो जाएंगे, तो 7 बटा आपका 15 हो जाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या मान आना चाहिए, क्या मान आना चाहिए। तो अब देखिए यहीं पर आपका यह देखिए 10.8 आपका ब्रैकेट में दे रखा है, तो यह आपका देखिए क्या हो जाएगा, यह ब्रैकेट से निकलेगा 3 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा, गुणे अब यह आपका 21.16 दे रखा है, ये निकलेगा आपका 4.6 हो जाएगा और डिवाइड लगा देंगे 529 दे रखा है, तो ये आपका निकलेगा 2.3 से और गुणे कर देंगे। अब 43.56 दे रखा है आपका, तो यह आपका निकलेगा 6.6 से। अब देखिए ये हो जाएगा 3.3 गुणे 4.6 और बटे आपका हो जाएगा 2.3 और गुणे 6.6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3.3 गुणे 2 और 6.6, तो आपका हो जाएगा कितना, तो 43 ये आपका हो जाएगा कितना आपका 56 हो जाएगा। ऑप्शन डी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए अब यह देखिए मैथ है, मैथ थोड़ा सा आपका बड़ा है, स्क्रीन पे आता नहीं है, इस वजह से मैं सॉल्व नहीं करा पाता हूँ, तो इसको मैं पीडीएफ के तौर पर आपको दे दूँगा, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तो अगर पहली बार चैनल पर थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो आप देखिए इसी तरह से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो।